नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने कल के सेक्शन में महीपति शाह और रानी कर्णावती के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज हम पृथ्वी शाहपति के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी शाहपति जो थे वो 9 से 10 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठ चुके थे और संरक्षिका के रूप में इनकी माता कर्णावती जो थी वो कार्य कर रही थी। ठीक है, कार्यभार संभाल रही थी। आज हम पृथ्वी शाहपति के स्वयं प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से इन्होंने प्रशासन को संभाला, किस तरह से इन्होंने अपने राज्य कार्य को संभाला, किस तरह इन्होंने जो है अपने प्रशासक अधिकारियों को 2 भागों में बांटा, उसके सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनके राज्य दोस्तों हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसने पृथ्वी शाहपति ने, जबकि इसने देखा है कि इसके पिता के समय से ही जो है जो मुगल हुआ करते थे, मुगल इनके कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। रानी कर्णावती के समय पर भी बहुत बार युद्ध किया है और कूटनीतियाँ अपनाई हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने दुश्मनों का जो बेटा है उसे उसकी सुरक्षा के लिए कितने युद्ध लड़ेगा, क्या क्या नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी देश निकाला कर देगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं पृथ्वी शाहपति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। स्वतंत्र शासक के तौर पर 1640 में कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने, और इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी, जैसा कि मैंने अभी बताया, 1658 में मुगल शहजादा जो था सुलेमान सिको, उसने श्रीनगर में शरण ली थी। ठीक है, और शरण किसने दी थी? पृथ्वी शाहपति ने दी थी। वैसे तो दोस्तों गढ़वाल के किसी भी राजा ने अब अधीनता स्वीकार नहीं करी किसी भी मुगल शासक की, लेकिन इनके समय से कुछ ज़्यादा कट्टर दुश्मनी रही है। इन्हें बार बार संदेश आते रहे इनके पिता महीपत शाह के समय कि अधीनता स्वीकार करो, अधीनता स्वीकार करो, पर वो अक्खड़ राजा के रूप में उनको उपाधि भी मिली, लेकिन उन्हें कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ठीक है दोस्तों, इतनी कट्टर दुश्मनी होने के बाद भी अगर क्योंकि राजपूतों में हमेशा जो है मेहमान को भगवान से भी ऊपर समझा जाता है, तो इतनी कट्टर दुश्मनी होने के बाद भी दोस्तों सुलेमान सिको ने जब शरण ली तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसके प्राणों की सुरक्षा के लिए पृथ्वी शाहपति ने अपने प्राणों की तक जो है परवाह नहीं करी। उसने अपने राज्य की, अपने प्रशासन की भी परवाह नहीं करी, और उसने सिर्फ इसके लिए ही युद्ध लड़े, बहुत से युद्ध लड़े, बहुत सी कूटनीतियाँ जो है उसने उनका सामना करा, बहुत से षड्यंत्रों का सामना करा, लेकिन हर हाल में सुलेमान सिको की जो है उसने सुरक्षा करी, उसे प्रोटेक्शन दिया, उसे सुरक्षा दी। जब मेदिनी शाह जब इसका पुत्र था, उसने जब सुलेमान सिको को औरंगजेब के दरबार में जाके, दिल्ली दरबार में पेश कर दिया, तो इस वजह से इसने मेदिनी शाह को भी देश निकाला दे दिया दोस्तों। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बात है उस समय की, जब दिल्ली दरबार में जो शाहजहां था, शाहजहां उस समय राजगद्दी पर था। शाहजहां के 4 बेटे हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, पहला जिसका नाम था दारा सिकोह, दूसरा जो मुराद था, तीसरा शाह सुजा था, और चौथा औरंगजेब था। ठीक है, ये 4 पुत्र हुआ करते थे शाहजहां के। इनमें जो सबसे बेकार कहा जाए, कट्टर कहा जाए, बदतमीज कहा जाए, वो था औरंगजेब। ठीक है, जिसे कि कभी भी अपने पिता से लगाव नहीं था, जिसे हमेशा अपनी राजगद्दी चाहिए थी उसे। इसने अपनी कूटनीति से अपने भाई शाह सुजा को और अपने भाई मुराद को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, जो दारा सिकोह था ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार था, और बहुत ही स्वभाव से नरम व्यक्ति था। प्रजा भी इससे बहुत प्यार करती थी, और प्रजा भी चाहती थी कि राजा दारा सिकोह ही बने, और शाहजहां भी चाहता था कि शाहजहां के बाद जो राजा बने वो दारा सिकोह ही बने। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब ये तीनों भाई मिल गए, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत शाहजहां की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, और इन्होंने प्रजा में अराजकता फैलाने के लिए उल्टी सीधी बातें फैला दी कि दारा सिकोह जो है वो राजगद्दी के लिए शाहजहां को मारना चाहता है, और शाहजहां को की तबीयत खराब कर दी है, शाहजहां को मारना चाहता है और गद्दी पर बैठना चाहता है।
उस समय इतनी ज़्यादा अराजकता फैल गई कि राजगद्दी पर जो है राजगद्दी पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। ठीक है, और उस युद्ध में क्या था कि दारा शिकोह भी मारा गया, मुराद भी मारा गया, शाह शुजा भी मारा गया, और बचा औरंगजेब जो कि गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, अब क्या था, जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह ने सुलेमान शिकोह जो था, सुलेमान शिकोह उसका पुत्र था दारा शिकोह का, उसे भेज दिया और उससे कहा बेटा जा तू जाके जो है शरण ले ले कुमाऊँ में। ठीक है, लेकिन वहाँ कुमाऊँ में वो गया और कुमाऊँ में संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे बाज बहादुर चंद के, लेकिन बाज बहादुर चंद ने जो है शरण देने से मना कर दिया। तब वह भाग कर गया गढ़वाल, क्योंकि देखो सुलेमान जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के अच्छे संबंध थे दरबारियों से, चंद कालों से, चंद लोगों से, चंद जो कुमाऊँ के चंद शासक हुआ करते थे उनसे, लेकिन चंद शासकों ने जो है शरण नहीं दी, चंद शासकों ने मना कर दिया। अब ये आए कहाँ, गढ़वाल आए, तो गढ़वाल में इन्होंने शरण दी पृथ्वी शाह पति ने। ठीक है, पृथ्वी शाह पति ने शरण दी और अपने दरबार में इन्हें पूरी सुरक्षा दी। पूरी सुरक्षा देने के बाद क्या था कि अब क्या हुआ कि जब ये बात पता चली औरंगजेब को, ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने एक प्लान तैयार किया और औरंगजेब ने क्या करा कि इधर से बाज बहादुर चंद जो कुमाऊँ का राजा हुआ करता था उस समय, बाज बहादुर चंद, उसकी सेना भेज दी। ठीक है, आक्रमण करने के लिए, और यहाँ से उसने राव खां की सेना भेज दी। ठीक है, और इधर से उसने सुभन प्रकाश की सेना भेज दी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से उसने अपना जो मुगल सेना थी जय सिंह के नेतृत्व के साथ, जय सिंह के साथ सेना भेज दी। उसने चारों दिशाओं से जो थी सेना भेज दी। इस युद्ध का कोई और कोई कारण था नहीं कि राज्य पाना है या राज्य विस्तार करना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इस युद्ध का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था सुलेमान शिकोह को पकड़ के मारना, जिससे कि औरंगजेब अच्छे से अपना शासनकाल संभाल पाए। क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी, पिता को जेल करवा दी थी, वहाँ वो मर गए, और उसके बाद औरंगजेब ने अपने क्या कहते हैं अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था, मुराद को, दारा शिकोह को, और क्या कहते हैं शाह शुजा को। अब बचा कौन था, सिर्फ सुलेमान शिकोह बचा था, जो कि सेना तैयार कर सकता था, जो सेना तैयार करके युद्ध कर सकता था और उसे राजगद्दी से हटा सकता था। ठीक है, उसे डर सिर्फ सुलेमान शिकोह का ही था और किसी का नहीं था। इसलिए उसने ये युद्ध जो लड़ा सिर्फ इसलिए लड़ा कि पहले उसने प्रस्ताव भेजे कि उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन पृथ्वी शाह पति ने उसके सारे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। ठीक है, और फिर उसने चारों तरफ से इतनी मजबूत सेनाएं बनाई, चारों तरफ से सेनाएं भेजी। अब मुगल सेना, पूरे भारत की इतनी बड़ी सेना, इतनी मजबूत सेना, इतनी शक्तिशाली सेना, ठीक है, इसके सामने कौन टिक सकता है। इधर बाज बहादुर सेना जो कि पहाड़ी सेना थी कुमाऊँ की, जैसे पहाड़ों में युद्ध करने का पूरा अनुभव था, इधर से राव खां की सेना और इधर से सुभान खां की सेना, प्रकाश की सेना। ठीक है, चारों सेनाएं मिलकर देखा जाए तो इतनी मजबूत थीं, और गढ़वाल की सिर्फ इतनी छोटी सी सेना थी, इतनी छोटी सी सेना। अब इतनी छोटी सी सेना इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं से कैसे लड़ सकती थी। लेकिन गजब की बात तो देखो कि पृथ्वी शाह पति ने फिर भी हार नहीं मानी, और फिर भी वह उसके अधीन नहीं हुआ, उसने अधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करी। गढ़वाली राजाओं में एक बात ये रही है कि वो मरते मरते मर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, और पृथ्वी शाह पति भी उन्हीं में से एक थे, और अपने समय के बहुत ही ज़्यादा जो है महान शासक के रूप में ये कहलाए हैं। पवार शासकों में एक अजयपाल और एक पृथ्वी शाह पति, ये दो शासक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करे हैं, और देखा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी शाह पति जो थे अब घबराए नहीं, इनकी इतनी छोटी सी सेना थी लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, और सेना के साथ इन्होंने सामना करा और हरा भी दिया, युद्ध को जीत गए, और उन्होंने पूरी सुरक्षा दी सुलेमान शिकोह को। युद्ध हार गए,
औरंगजेब ने सोचा कि अब हमने इतनी बड़ी सेना तैयार करी, चारों तरफ से हमने इतना छोटा सा राज्य था साला, और हमने इतनी बड़ी सेना तैयार करी, यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, यहाँ से भेजा, चारों तरफ से भेजे, लेकिन हमारी चारों सेनाओं को हरा दिया इतनी छोटी सी सेना ने। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब उसने कूटनीति अपनाई। ठीक है, अब कूटनीति अपनाई तो कूटनीति में उसने क्या करा? कूटनीति में उसने जो जयसिंह था, जयसिंह को भेज दिया। ठीक है, अब जयसिंह जो था, जयसिंह उसका सेनापति था। यहाँ आके डोभाल डोभाल सेनापति था किसका? पृथ्वी शाहपति का। तो डोमाल गढ़ी था एक सेनापति इसका, जो कि जो है जाति से ब्राह्मण था, इससे मिल गया और उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि चलो अब ऐसा करते हैं, जो सुलेमान सिको है उसे दरबार में ही मार मूर के डाल देते हैं, यहीं उसकी हत्या कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इस षड्यंत्र के बारे में पृथ्वी शाहपति को पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी शाहपति ने गुस्से में आकर अपना सेनापति डोभालगढ़ी जो था इसको मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? मृत्यु दंड। इसके मृत्यु दंड देने की वजह से क्योंकि ये ब्राह्मण था और आज तक के शासनकाल में किसी ने भी ब्राह्मण जो चंदों उंदों में की तो पता नहीं, उन्होंने तो करा भी है ऐसा, लेकिन यहाँ पवार शासकों में किसी ने भी जो है ब्राह्मणों को कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया था। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ, तो इसलिए जो प्रजा थी उसमें भी वो भी नाराज हो गई और इसका पुत्र था मेदिनी शाह। ठीक है, वो भी नाराज हो गया क्योंकि जो मेदिनी शाह था वो प्रजा का नेतृत्व कर रहा था और जो नाराज प्रजा थी उसके साथ था मेदिनी शाह, तो इस वजह से वो भी अपने पिता के खिलाफ हो गया और पहली बार किसी पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। ठीक है, आज से पहले चंद शासकों में कई बार विद्रोह हुआ है, लेकिन पवार शासकों में कभी भी नहीं हुआ है। पवार शासकों में भाइयों में कई बार हुआ है, लेकिन पिता में और पुत्र में विद्रोह कभी नहीं हुआ। पहली बार पिता पुत्र में विद्रोह हुआ पृथ्वी शाहपति शाह में और मेदिनी शाह में। ठीक है, इन दोनों में विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या था कि अब ये जो था इसके उस षड्यंत्र के बाद मृत्युदंड के बाद जो था जयसिंह से काम नहीं हुआ, फिर जयसिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को भेजा। ठीक है, राम सिंह जो था वो जा मिला मेदिनी शाह से। उसने मेदिनी शाह से मित्रता बढ़ाई और संबंध अच्छे करे और मेदिनी शाह के साथ मित्रता बढ़ा के उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, और उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया और उस षड्यंत्र में जब वो बातें षड्यंत्र की कर रहा था कि आज शाम को ऐसा करेंगे कि जो है इसको सुलेमान सिको को हम मार देंगे, प्लानिंग कर रहे थे वो लोग। तो उस वक्त जो था सुलेमान सिको ने सुन लिया और वह डर गया और वह जो है रात में भाग गया। जब वो रात में भाग गया तो गांव के लोगों ने उसको देख लिया और उन्होंने सूचना दी राजा को, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सूचना जो थी वो पृथ्वी शाहपति तक नहीं पहुंची। उससे पहले ही वो सूचना पहुंच गई किसके पास? मेदिनी शाह के पास। मेदिनी शाह को बहुत अच्छा मौका मिल गया और मेदिनी शाह ने क्या करा? सुलेमान शाह को पकड़ा और पकड़ के दिल्ली दरबार में पेश कर दिया। ठीक है, औरंगजेब के सम्मुख। औरंगजेब ने जो है उसे मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है दोस्तों, किसे? सुलेमान सिको को। ठीक है, तो इस बात से जो है पृथ्वी शाहपति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया। ठीक है, जब इसे देश निकाला दे दिया तो प्रजा और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि ये एक तो दुश्मन है, इतना कट्टर दुश्मन के ख़ानदान के अंश को बचाने के लिए ये क्या कर रहा है राजा? अपने ब्राह्मण को इसने मृत्यु दंड दे दिया, अपने पुत्र को देश निकाला कर दिया, क्या है ये राजा? तो अराजकता सी फैल गई थी और जो है राज के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि इस राजा को हटाया जाए। ठीक है, जिस वजह से जो है अपने जीते जी जो पृथ्वी शाहपति थे, इन्होंने अपने पौत्र था, पुत्र का पुत्र, उसे फतेह शाहपति को अपनी राजगद्दी पे बिठाया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कई एक किताबें हैं
जैसे कि ट्रैवल इन इंडिया एक किताब है, ठीक है दोस्तों, क्या है, ट्रैवल इन इंडिया, ठीक है, ट्रैवल इन इंडिया एक किताब है जो कि ट्रैवलनियर एक जो लेखक हैं ट्रैवरनियर, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। तो इस किताब में भी जो है उल्लेख करा गया है कि जब राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ा था मुगलों में, तो उस समय सुलेमान सिको ने जो है शरण कहाँ ली थी, पृथ्वी शाहपति के यहाँ ली थी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक किताब और है जिसमें कि जिस किताब का नाम है वर्नियर वॉइस ऑफ द ईस्ट, ठीक है, वर्नियर वॉइस ऑफ द ईस्ट, ठीक है। ये किताब जो है वो वर्नियर ने लिखी है। किसने लिखी है? वर्नियर। तो वर्नियर के द्वारा भी लिखा गया है कि लाख जतन करने के बाद भी सुलेमान सिको की सुरक्षा करी है पृथ्वी शाहपति ने, और औरंगजेब के लाखों आक्रमण के बाद भी पूरा प्रोटेक्शन दिया है पृथ्वी शाहपति ने, ठीक है, सुलेमान सिको को। तो और दोस्तों एक बुक और है जिसका नाम है मुगल फरमान, ठीक है, मुगल फरमान, जो कि दोस्तों अपने ही दरबार के जो ब्राह्मण थे उसको भी मृत्युदंड दे दिया और अपने पुत्र को देश निकाला भी दे दिया, लाखों युद्ध भी लड़े, इन सब चीज़ों का जो है उल्लेख मुगल फरमान में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों दूसरा टॉपिक है, शाहजहां ने सबसे पहले जम्मू कांगड़ा के फौजदार इरज खान तथा खलीतुल्ला खान को श्रीनगर में आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे। और दोस्तों मुगल शासन ने गढ़वाल के विरुद्ध 3 अभियान वर्ष 1635, 1654 और 1656 में किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल शासन के गढ़वाल के विरुद्ध वो 3 अभियान कौन कौन से वर्ष हुए थे, तो 1635 को, 1654 को और 1656 को, ठीक है, ये 3 अभियान हुए थे, ठीक है दोस्तों। तीसरा है, तो दोस्तों मुगल आक्रमण के कारण नूरपुर के राजा राजपुर ने उत्तर से और सिरमौर के शासक मांधाता प्रकाश ने पश्चिम से तथा पूर्व से बाज बहादुर चंद ने आक्रमण कर सीमाओं को ध्वस्त कर दिया। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया था कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से जो है युद्ध कर दिए थे। इधर का बाज बहादुर चंद थे, यहाँ से प्रकाश था और यहाँ से राव खां था और यहाँ से जय सिंह की सेना थी, ठीक है दोस्तों। चारों तरफ से जो था घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद भी पृथ्वी शाहपति ने जो है डटकर सामना किया और छोटी सी सेना होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को जो है भगा दिया। वो इन सब सेनाओं को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। राजनैतिक अस्थिरता को देखते हुए पृथ्वी शाहपति के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिको को धोखे से मुगलों के हवाले कर दिया। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने सारांश में बताया कि जो राजनीतिक अस्थिरता जो थी, जो लोग थे, प्रजा थी, तो प्रजा में विद्रोह हो रहा था। प्रजा के लोग कह रहे थे कि ये राजा क्या कर रहा है, बताओ, अपने दुश्मन के ही परिवार के सदस्य के लिए इतने युद्ध लड़ रहा है और हमें भी खतरे में डाल रहा है, अपने आप भी खतरे में, अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहा है, ये क्या राजा है। तो इस वजह से थोड़ी सी अराजकता फैल गई थी, अस्थिरता हो गई, बन गई थी। तो ये सब उसका जो प्रजा थी, प्रजा का नेतृत्व कर रहा था मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह ने जो है धोखे से मुगलों को हवाले कर दिया था, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी आपको पूरे सारांश में कहानी आपको बताई और उसे उठा के वहाँ से सुलेमान सिको को पेश कर दिया दिल्ली दरबार में, और दिल्ली दरबार में जो कि औरंगजेब ने उसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। इस वजह से जो है पृथ्वी शाहपति जो थे वो नाराज हो गए, ठीक है दोस्तों। और जब वो नाराज हो गए तो नाराज होने की वजह से उन्होंने मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया, अपने राज्य से बाहर कर दिया दोस्तों। जिस कारण मेदिनी शाह के पुत्र फतेहपति शाह का राज तिलक कर स्वयं संरक्षण के रूप में शासन किया गया, ठीक है दोस्तों। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जब मेदिनी शाहपति को क्योंकि समाज जो प्रजा थी, प्रजा में अराजकता फैल गई थी, विद्रोह हो गया था कि राजा को हटाया जाए, भाई राजा को हटाया जाए। तो इस वजह से क्या था,
इस वजह से जो अपने जीते जी उन्होंने क्या करा कि राजगद्दी से हट गए और मेदिनी शाह का पुत्र था पति शाह, जो कि छोटा था उम्र में बहुत ही, तो उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं संरक्षण ले लिया राजा ने, ठीक है। और मेदिनी शाह की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। मेदिनी शाह जो थे, मेदिनी शाह ने जाके यहाँ से शरण ले ली होगी दिल्ली में, वहीं जाके उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। पृथ्वीपति ने दून घाटी पर पुनः कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद उन्होंने क्या करा कि पृथ्वीपुर नाम का एक नगर बसाया, ठीक है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि देहरादून का पुराना नाम, ठीक है। पृथ्वीपति ने इन घाटी पर पुनः कब्जा कर प्राप्त वहाँ पृथ्वीपुर नामक नगर बसाया। और इसके साथ ही इसके अतिरिक्त पश्चिम में रवाई घाटी में गढ़वाल गढ़ी या राजगढ़ी के रूप में अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये राजा बहुत बुद्धिमान भी था। चारों तरफ से युद्धों के डर की वजह से चारों तरफ से युद्ध हो रहे थे और काफ़ी जो है असुरक्षा थी राज्य के लिए। तो इसने अपनी राजधानी जो थी, देखिए अजयपाल के बाद फिर राजधानियाँ चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन इसने भी चेंज नहीं करी है। इसने अपनी शीतकालीन राजधानी बनाई है, ठीक है। राजधानी तो श्रीनगर ही रहेगी, ठीक है, राजधानी नहीं चेंज होगी, लेकिन इसने अपनी शीतकालीन राजधानी जो है वो राजगढ़ी को बनाया है, ठीक है दोस्तों, जो कि रवाई घाटी में है, ठीक है। कहाँ पे है? गढ़वाल में, रवाई घाटी में है। और इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो है राजगढ़ी, ठीक है, या फिर दूसरी राजधानी। इसके साथ ही दोस्तों राजगढ़ी का शासक अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया। इसने जो राजगढ़ी है, राजगढ़ी का जो शासक है, वहाँ का शासक इसने दिलीप शाह को बनाया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पृथ्वी शाहपति थे, इनके 9 पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम था अजबुक वर्क, ठीक है। क्या नाम था? अजबुक वर्क। अजबुक वर्क थे, उनकी पत्नी का नाम था रानी करुणावती। रानी कर्णावती नहीं, क्योंकि ये करुणावती और कर्णावती दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो महारानी क्या नाम था उनका? करुणावती, ठीक है। जो करुणावती थी वो अजबुक की पत्नी थी, ठीक है, जो कि पृथ्वी शाहपति के पुत्र की पत्नी थी। और जो कर्णावती थी वो पृथ्वी शाहपति की माँ थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो अजबुक था दोस्तों, ठीक है, कौन था? अजबुक। जो अजबुक था, अजबुक को देहरादून का प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है। क्या नियुक्त किया था? देहरादून का प्रशासक। तो इसने देहरादून में रानी करुणावती के नाम से एक महल बनवाया, ठीक है। क्या बनवाया? रानी करुणावती का महल। तो रानी करुणावती का महल कहाँ है? तो वो देहरादून में है। और रानी करुणावती और कर्णावती दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को जो है क्लियर कर लें, इसको इनमें कन्फ्यूजन में ना पड़ें दोस्तों। इसके साथ ही इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था माधो सिंह भंडारी। जो माधो सिंह भंडारी था, माधो सिंह भंडारी इसका प्रधान सेनापति हुआ करता था, ठीक है, प्रधान सेनापति। और जो था वो तुमुल का एक छोटा सा युद्ध हुआ था, तुमुल युद्ध में मारा गया था, ठीक है। जब ये तुमुल युद्ध में मारा गया तो तुमुल युद्ध में मर जाने के कारण जो है राजा ने क्या करा कि इसका पुत्र था गजय सिंह, ठीक है। गजय सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका पुत्र था गजय सिंह भंडारी। गजय सिंह भंडारी को वजीर का पद दे दिया गया, ठीक है। क्या का पद दे दिया गया? वजीर का पद दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही इसने जो ये पहला ऐसा शासक था दोस्तों जिसने कि अपनी जो राजधानी थी, अपनी राजधानी को पहली बार, अपनी राजधानी के जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों को पहली बार 2 भागों में बांटा था, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से भागों में? एक भाग था परामर्श दाता, ठीक है, और दूसरा भाग था इसका कार्यपालिका, ठीक है। अब परामर्शदाता में क्या था? इसका जो प्रशासनिक अधिकारियों को 2 भागों में इसने बांटा था। उसमें एक पहला था परामर्शदाता, दूसरा था कार्यपालिका। परामर्शदाता में सबसे पहला पद होता था मति सचिव का, ठीक है। किसका? मति सचिव।
और जो दूसरा पद होता था वो होता था कुमार का, और तीसरा पद होता था वो होता था गुरु का, और चौथा पद होता था वो होता था पुरोहित का। इस तरह से पद चलते रहते थे, ठीक है। तो जब जब परामर्शदाता की बात करी जाए तो परामर्शदाता में पहला पद मति सचिव का होता था, दूसरा कुमार का होता था, तीसरा गुरु का होता था और चौथा पुरोहित का होता था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से कार्यपालिका में सबसे पहला पद प्रधान कर्म सचिव का होता था, ठीक है। प्रधान कर्म सचिव, ठीक है, पहला पद प्रधान कर्म सचिव का होता था। दूसरा मुख्तार का होता था, ठीक है, जिसे कि महामंत्री बोलते हैं। और तीसरा वजीर का होता था, जिसे कि प्रशासनाध्यक्ष बोलते थे या प्रशासन का अध्यक्ष बोलते थे। और चौथा दीवान का होता था, जिसे कि सेनापति बोलते थे। और सबसे जो नीचे का पद होता था वो चणु होता था, चणु, ठीक है, जिसे संदेश वाहक बोलते थे, ठीक है। तो ये पद हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। परामर्शदाता के जो पद हुआ करते थे, सबसे ऊंचा पद होता था मति सचिव का, फिर गुरु कुमार का, फिर गुरु का, फिर पुरोहित का। और कार्यपालिका का जो होता था, सबसे ऊंचा पद होता था प्रधान कर्म सचिव का, फिर मुख्तार का जो कि महामंत्री के रूप में भी मानते हैं हम उसे, और फिर वजीर का जो कि प्रशासन का अध्यक्ष हुआ करता था, फिर दीवान का जो कि सेनापति हुआ करता था, फिर चणु का जो कि संदेश वाहक हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। चणु का जो पद हुआ करता था वो सबसे नीचा पद हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने प्रशासन की इकाइयों को भी चेंज किया। प्रशासन की इकाइयों को चेंज करने वाला जो पहला राजा था पवार वंश में वो था अजयपाल। और अजयपाल के बाद इकाइयों को चेंज करने वाला जो राजा था वो आया पृथ्वीशाहपति। तो पृथ्वीशाहपति ने इकाइयों को भी चेंज किया। दोस्तों जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी वो हुआ करती थी गढ़, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ करती थी? गढ़। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई गढ़ हुआ करती थी। और गढ़ का जो अधिपति हुआ करता था वो होता था राजा, ठीक है दोस्तों। गढ़ का अधिपति कौन हुआ करता था? गढ़ का अधिपति राजा हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मंडल हुआ करते थे। हालांकि जो गढ़ जो कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई अजयपाल के समय भी गढ़ ही रही है, ठीक है। तभी वह गढ़ छोटे छोटे गढ़ों को जीतकर जो है उसने गढ़वाल की स्थापना करी थी, ठीक है। और इसके समय पर भी गढ़ ही रहेगी, पूरे पवार शासनकाल में गढ़ ही रहेगी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई। और जो इसने निर्धारित करी है पृथ्वीशाहपति ने, जो दोस्तों पृथ्वीशाहपति के द्वारा निर्धारित करा गया जो प्रशासक है वह पूरा प्रशासक जो है गोरखों शासन तक वही चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसकी इकाइयों को कुछ इस तरह से बांटा गया है। सबसे पहली इकाई जैसा कि हमने बताया आपको, सबसे पहली इकाई गढ़, ठीक है। दूसरी इकाई मंडल, और तीसरी इकाई परगना, चौथा पट्टियाँ, फिर गांव, और उसके बाद गांव के बाद और भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों पहले हम इससे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो गढ़ हुआ करती थी। गढ़ के जो अधिपति हुआ करते थे वो राजा हुआ करते थे। और जो मंडल थे, मंडल के जो प्रशासक हुआ करते थे उन्हें कमीड़ कहा जाता था। दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कमीड़, क्योंकि इस यहाँ पर जब पवार शासक में आएगा, जब प्रश्न आएगा कि पवार शासन काल में मंडल जो इकाई मंडल के जो प्रशासक हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, तो कमीड़ आएगा आंसर। लेकिन बाकी और चंद काल में या फिर किसी और काल में अगर पूछा जाएगा तो उनके सबके अलग अलग उत्तर हैं, ठीक है। तो पवार शासक में कमीड़ है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। तो ये कमीड़ चंद काल में कमीड़ किसी और को कहा जाता है और दूसरे कालों में किसी और को कहा जाता है, ठीक है। तो सबकी इकाइयाँ, सबके जो प्रशासन के जो काल हैं वो इकाइयाँ हैं जो सबकी अलग अलग हैं। तो सबको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पवार वंश की। तो पवार वंश में जो मंडल का प्रशासक हुआ करता था उसे कमीड़ कहा जाता था, और जो परगने का प्रशासक हुआ करता था उसे फौजदार कहा जाता था, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों पट्टियाँ जो हुआ करती थी, पट्टियों को का जो प्रशासक होता था उसे सयाना कहा जाता था। अब देखिए सयाना जो है वो चंद काल में किसी और चीज़ को कहा जाता है और दूसरे कालों में किसी और को कहा जाता है। गांव हुआ करते थे, गांव दोस्तों जो गांव हुआ करते थे, ठीक है, गांव गांव जो हुआ करते थे, गांव में एक लेखाकार हुआ करता था, ठीक है, लेखाकार जो कि टैक्स का लेखा जोखा लिया करता था, जो टैक्स जो लिया जाता था उसका लेखा जोखा करने वाला होता था, वो लेखाकार हुआ करता था। इसके अलावा करदार हुआ करता था, ठीक है, उसके अलावा एक प्रधान हुआ करता था, उसके अलावा दोस्तों एक पंच हुआ करता था, ठीक है, पंच हुआ करते थे, एक पंच में 5 लोग हुआ करते होंगे, तो कुछ संख्याएं होंगी पंचों की भी। तो इस तरह से दोस्तों जो थी इसके समय की शासन व्यवस्था थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके शासन व्यवस्था के समय की व्यापार की। दोस्तों इसके समय का जो व्यापार जो था वो सिर्फ कृषि पर आधारित नहीं था, ठीक है। आज तक जो पवार शासन काल में जो जो भी राजा रहे हैं वहाँ पर जो कृषि पर ही आधारित रहे हैं, लेकिन इसके समय पर सिर्फ कृषि पर आधारित नहीं रहे हैं। इसने जो है व्यापार भी शुरू करवाया, ठीक है। कृषि तो रही, कृषि समाप्त नहीं हुई, लेकिन कृषि के साथ साथ व्यापार भी रहा है, ठीक है। और इसका जो व्यापार है वो 2 प्रकार से रहा है। एक इसका व्यापार रहा है बाह्य व्यापार और दूसरा आंतरिक, ठीक है, आंतरिक व्यापार। और हम बाह्य व्यापार की बात करें तो जो विदेशों से बाहर से जो व्यापार करे जाते हैं वहाँ की बात करी जा रही है। अगर हम अपने भारत से करें तो वहाँ मुगलों के साथ इनकी बनती नहीं थी, तो वहाँ कैसे व्यापार करेंगे। अगर हम कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ के साथ भी इनकी बनती नहीं थी और कहीं पर भी कोई वर्णन भी नहीं है, ठीक है, कि किस इन्होंने व्यापार करा होगा। तो दोस्तों इनका जो व्यापार था, इनका व्यापार ट्रांस हिमालय ट्रेंड कहा जाता है। व्यापार तिब्बत के साथ इनका व्यापार रहा है, तो जो ट्रांस हिमालयन ट्रेंड है उसको पार करके व्यापार हुआ करता था, इसलिए उस रास्ते को ट्रांस हिमालयन ट्रेंड जो है कहा जाता था, ठीक है। और उसमें जो है भोटिया जाति जो थी वो प्रमुख थी, जो कि इस व्यापार को किया करती थी। भोटिया जातियों को भी 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों। जो भोटिया जाति थी, भोटिया जाति एक जो माड़ा गांव हुआ करता था, माड़ा गांव में जो रहने वाली भोटिया जाति थी उसे मारछा कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, मारछा। और जो नीति घाटी में रहने वाली भोटिया जाति थी, तो नीति घाटी में रहने वाली जाति को कहा जाता था नितवाल, ठीक है, क्या कहा जाता था, नितवाल। और एक जाति थी जाड़, ठीक है। तो ये 3 भोटिया जाति थी, मारछा जाति, जाड़ जाति और नितवाल जाति। ये 3 जातियां जो थी ये व्यापार किया करती थी दोस्तों, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालयन ट्रेंड के माध्यम से व्यापार हुआ करता था तिब्बत के साथ में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आंतरिक व्यापार की। अगर हम आंतरिक व्यापार की बात करें दोस्तों, तो जो आंतरिक व्यापार हुआ करता था पृथ्वी शाहपति के समय का, तो आंतरिक व्यापार में जो विनिमय पद्धति थी, विनिमय पद्धति के आधार पर जो है हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। आंतरिक व्यापार विनिमय, वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति, ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर आंतरिक व्यापार हुआ करता था और इसे डाकर प्रथा कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, डाकर प्रथा। तो प्रश्न बन जाता है कि डाकर प्रथा किस पवार शासन काल के समय थी, ठीक है। तो पवार कौन से पवार शासक के समय पर डाकर प्रथा प्रचलित थी, तो वो कौन था, पृथ्वी शाहपति था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों रास्ते जो थे वो तय करे गए थे व्यापार के। एक था महाजनपथ रास्ता था, ठीक है, क्या था, महाजनपथ। ये रास्ता जो था, ये रास्ता दक्षिणी सीमाओं की ओर से था, ठीक है, कहाँ से था, अगर यहाँ से व्यापार किया जाता था, दक्षिणी सीमाओं से अगर व्यापार किया जाता था तो उस रास्ते को नाम दिया गया था महाजनपथ का रास्ता, ठीक है। और दूसरा दोस्तों हेमवत पथ, ठीक है, क्या, हेमवत पथ एक रास्ता था जो कि शिवालिक पहाड़ियों से होकर जाता था, शिवालिक से होकर जाता था। तो जो भी व्यापार शिवालिक से होकर जाता था तो उसे ये नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों।
ये तो थे कुछ व्यापार करने के रास्ते, व्यापार करने की नीतियाँ। इस तरह से उसका प्रशासन के बारे में हमने चर्चा करी। दोस्तों इसके अलावा ये राजा बहुत ही, अगर बात करी जाए तो बहुत ही महान राजा था। और ये राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत दयालु राजा था, वचन का पक्का राजा था। तभी उसने अपने वचन को पूरा करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को उसने अपने घर में शरण दी तो उसकी रक्षा के लिए उस व्यक्ति ने अपनों तक की नहीं सोची, अपने पुत्र को, अपने उत्तराधिकारी को तक उसने देश निकाला कर दिया। ठीक है, अपनी राजगद्दी तक दांव पे लगा दी। तो ऐसा महान शासक शायद ही हमें देखने को मिले। तो ये जो शासक था बहुत ही महान शासक था। ठीक है, और बस गलतियाँ इससे यही हुई कि इसने जो इसका जो इसके द्वारा जो गलतियाँ हुई, बस यही गलती हुई कि इसने मतलब सुलेमान सिकोह को शरण दी, और इस वजह से इसके अपने ही इसके खिलाफ हो गए और प्रजा में विद्रोह हो गया, जिसके वजह से इसने अपने जीते जी अपने जो पुत्र था मेदिनी शाह का पुत्र, इसका जो पुत्र का पुत्र, इसका नाती पोता जो भी होगा, उसे इसने राजगद्दी पर अपने जीते जी बिठा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो थी महीपति शाह के बारे में। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों कल हम फतेहपति शाह के बारे में पढ़ेंगे और कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को अवश्य करें दोस्तों।